नमस्कार साथियों, साहित्यशाला में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रमेश आज आपके सामने लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक और कालंजयी रचना अग्नि समाधि। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु प्रयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भंग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में यह आनंद कहाँ। किसी वटवृक्ष के नीचे धूनी जल रही है, एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं, भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी धतूरी में यह स्वर्ग सुख कहाँ। चीलम भरना प्रयाग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी। प्रयाग को तत्काल फल मिला था। चीलमों पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विहल हो उठता। उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिणी रात के 10-11 बजे जाने पर उसे बुलाने आती तो प्रयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता। विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला है और चने चबैने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मिरास थी। 2 रुपये और कुछ आने वाले वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुक्त। काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। प्रयाग रक्त के घूंट पी पी कर यह काम करता, क्योंकि अवज्ञा शरीर और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू यूं पूछते कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपये और कुछ आने कम न थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रोक था। वेतन पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह प्रयाग के जेब खर्च में मद में आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोपादक रूप धारण करने लगा। इन सत्संग के पहले यह दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिणी लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। प्रयाग कभी आरा चलाता, कभी हल, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी, निर्द्वंद आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं नहीं करता। किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कहकर दौड़ा, इसलिए उसका गांव में मान था। इसी की बदौलत निर्दम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। दोनों जून की तो बात ही क्या, जब महतो को यह रिद्धि प्राप्त न थी जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बनती थी, तो प्रयाग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह न था। परंतु अब समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी। उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मिणी भी अब किसी कारण से उसकी पति परायण उतनी सेवाशील, उतनी तत्पर न थी, नहीं उतनी प्रलभता और वाचलता में आश्चर्यजनक विकास हो जाता था। अतएव प्रयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे, और वह निश्चित होकर भगवत जन और साधु सेवा में प्रवृत्ता हो जाए। एक दिन रुक्मिणी बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी तो प्रयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगा आऊं। रुक्मिणी ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है? जाकर चीलम भरो। प्रयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती हो तो पैसे दे दे,
नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा तब रोएगी। रुक्मिन अंगूठा दिखाकर बोली, रोई मेरी बला, तुम रहते ही हो तो कौन से सोने का कौर खिला देते हो। अभी भी छाती फाड़ती हूँ तब भी छाती फाड़ूंगी। तो अब यह फैसला है। हाँ हाँ कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो ये जवाब देती है। रुक्मिन तिरक कर बोली, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है। तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया या इतना भी नहीं देखा जाता। प्रयाग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए। तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिया। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला जाती है। जब दूसरे दिन भी प्रयाग न आया तो रुक्मिन को चिंता हुई। गांव भर छान आई, चिड़िया किसी आवेश पर ना मिली। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंखें ना लगी। शंका हो रही थी, प्रयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करने के लिए निकली थी कि प्रयाग आता हुआ दिखाई दिया, पर वह अकेला ना था। उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिन का कलेजा धक से हो गया। वह एक क्षण हतबुद्धि से खड़ी रही, तब बढ़कर नई सौत के दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले गई जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मणी ने प्रयाग से पूछा, इसे कहाँ से लाए। प्रयाग ने हंसकर कहा, घर से भाग जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करेगी, पड़ी रहेगी, मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया। प्रयाग ने तिरछी चितवनों से देखकर कहा, दूध पगली, इसे तेरी सेवा टहल के लिए लाया हूँ, नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है। चल, मन जिससे मिल जाए वही नहीं है, मन जिससे ना मिले वही पुरानी है। ला, कुछ पैसे हो तो दे दे, 3 दिन से दन नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन इस बिचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर प्रयाग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत न पड़ी। प्रयाग में चाहे और कोई गुण हो ना हो, यह मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़े। रुक्मिणी अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी। बड़े तड़के उड़ती, कभी लकड़ियां तोड़कर, कभी चारा काटकर, कभी उपले पात कर बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो प्रयाग के हत्थे चढ़ा देती, आधा घर के कामों में चला जाता। वह सौत को कोई काम न करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या, अभी कल ही की बहुरिया है, 2-4 महीने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी, मैं तो काम करने को ही हूँ। गांव भर में रुक्मिण के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी भाग प्रयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी उठता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मिण ने स्नेह चिंतित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी है, इधर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूं ही। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़ कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब ना दिया, लेकिन वह लौंडिया की दशा अब उसके लिए असहाय हो गई थी। वह दिन भर घर का काम करते करते मरे, कोई नहीं पूछता। रुक्मिण बाहर से 4 पैसे लाती तो घर की मालकिन बनी हुई थी। अब सिलिया भी मजदूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। प्रयाग पैसों का यार है, यह बात उससे अब छिपी न थी। जब रुक्मिण ने चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे।
सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू की कोई आवभगत कैसे न करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वह इसी कमी को पूरा कर सकती है। वह यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। प्रयाग ने पहर रात से ही चक्की की आवाज़ सुनी थी तो रुक्मणी से बोली, आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मिण बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतनी सवेरे से क्यों पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठे कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा है? किसका अनाज पीस रही है? सिलिया ने निश्चिंत होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमर घुमर भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो। बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए। मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। इसका गेहूं है। मैं सवेरे उसके सिर पर पटक आऊंगी। सिलिया ने रुक्मणी के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों ना देंगे? कुछ बिगाड़ करती हूँ तो न मानेगी। तुम्हारी लौंडी बनकर नहीं रहूंगी। यह तकरार सुनकर प्रयाग भी आ पहुंचा और रुक्मिणी से बोला, काम करती है तो करने में क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सिलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाएगा? चौका बर्तन, झाड़ू बहारू, रोटी पानी, पीसना कूटना यह कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में गड्ढे पड़ गए हैं। अब मुझसे सारा काम ना होगा। प्रयाग ने कहा, तो तू ही बाजार जाकर घर का काम रहने दे, रुक्मिण कर लेगी। रुक्मिण ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकलते लाज नहीं आती। 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सिलिया ने आग्रह किया, संसार क्या कहेगा? क्या ऐसा कोई ऐप करने जाती हूँ? सिलिया की डिग्री हो गई। आधिपत्य रुक्मणी के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी। गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छिलने चली गई और इतनी घास छिली कि सब तंग रह गई। गट्ठा उठाए न उठता था। जिन पुरुषों को घास छिलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली। यह गट्ठा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ लिया और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मणी ने समझ कर रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगूंगी। फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर यह सामान देखे तो आंखें खुली रह गई। प्रयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मैसर न हुई थी। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वह बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिली। बोली, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे। सब खर्च कर डाले। कुछ बचे हो तो मुझे दे दे। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। प्रयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया। रुक्मणी तो 2-4 पैसे में ही टाल देती थी। मुझे गाड़ कर थोड़ी रखना है। पैसे खाने पीने के लिए हैं, गाड़ने के लिए नहीं। अब तू ही बाजार जाए कर, रुक्मणी घर का काम करेगी। रुक्मणी और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया प्रयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती रही। पहर रात से ही उसकी चक्की की आवाज़ें कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सुस्त कर बाजार की राह लेती। वहाँ से लौटकर भी वह बेकार ना बैठती। कभी सन काटती, कभी लकड़ियाँ तोड़ती। रुक्मिण उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाती और गांव में बेचती।
प्रयाग के दोनों हाथों में लड्डू था। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रही, पर सीलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए ना हिलता। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सीलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा नहाकर तब बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रखकर वह तालाब में नहाने चली गई। रुक्मिणी ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिन के घर में छुपा दी और गड्ढे को ढीला करके बराबर कर दिया। सीलिया नहाकर लौटी तो घास कम मालूम हुई। रुक्मिणी ने पूछा। उसने कहा, मैं नहीं जानती। सीलिया ने गालियां देनी शुरू की। जिसने मेरी घास छुई है उसके देह में कीड़े पड़े, उसका बाप और भाई मर जाए, उसकी आंखें फूट जाए। रुक्मिणी कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही। आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्ला कर उठी और सीलिया को 2-3 तमाचे लगा दिए। सीलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। सीलिया की सद्बुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी। वह सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती है, इतनी सवेरे क्यों उठती है, इतने पैसे क्यों लाती है। इन कारणों से उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया। सब उसी को बुरा भला कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधाम मचा रखा है, इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है। घास ना हुई सोना हुआ। तुझे तो चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया है तो गांव घर का ही, बाहर का तो चोर आया नहीं। तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी? पड़ोसियों को ही दी। संयोग से उस दिन बयान थाने गया हुआ था। शाम को थका मांदा लौटा तो सीलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे दे तो दम लगा हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ। सीलिया ने उसे देखते ही हाय हाय कर कर रोने लगी। प्रयाग ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, क्यों रोती है? कहीं गर्मी तो नहीं हो गई? नैहर से कोई आदमी तो नहीं आया? अब इस घर में मेरा ना रहना होगा, मैं अपने घर जाऊंगी। अरे मुंह से कुछ बोल तो, क्या हुआ? गांव में किसी ने गाली दी? किसने गाली दी है? घर फूंक दूंगा, उसका चालान करवा दूंगा। सीलिया ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। प्रयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, झल्लाया हुआ था। वह कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मिणी पानी भरने गई थी। वह भी घड़ा भी न रख पाई थी कि प्रयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते विदम कर दिया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और प्रयाग हर एक गाली पर एक झल्ला झल्ला कर मारता था। यहाँ तक कि रुक्मिणी के घुटने फूट गए, चूड़ियाँ टूट गई। सीलिया बीच बीच में कहती जाती थी, वाह रे दीदी, तेरी जबान, ऐसी तो औरत नहीं देखी। औरत काहे की, डाइन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। कितनों रुक्मिणी उसकी बातों का जवाब ना से देती। उसकी सारी शक्ति प्रयाग को कोसने में लगी थी। प्रयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मिणी की जबान न थकी। बस यही रट लगी थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। प्रयाग रह रह कर क्रोध से तिलमिला उठता और आकर 2-4 लातें जमा देता, पर रुक्मिणी को अब शायद चोट ही नहीं लगती थी। वह जगह से हिलती भी न थी। सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ करती रही। उसके स्वर में अब क्रोध न था, केवल एक उन्मादमय प्रभाव था। उसकी समस्त आत्महिंसा की कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मिणी उठकर एक और निकल गई, जैसे आंखों से आंसू की धार निकल जाती है। सीलिया भोजन बना रही थी। उसने उसे जाते देखा भी, पर कुछ नहीं पूछा। द्वार पर प्रयाग बैठा चीलम पी रहा था। उसने भी कुछ न कहा। जब फसल पकने लगती थी तो 1.5-2 महीने तक प्रयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ ही वह हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग, चीलम और तंबाकू चरस लिए हुए इस मड़ैया में जाकर पड़ा रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी।
2-4 दिन में कटाई शुरू होने वाली थी। प्रयाग ने 10 बजे रात तक रुक्मणी की राह देखी। फिर यह समझ गया शायद किसी पड़ोसन के घर सो रही होगी। उसने खा पी कर अपनी लाठी उठाई और सीलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले, अगर रुक्मण आए तो खोल देना और मना जुना कर थोड़ा बहुत खिला ले देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे ना जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी ना छुआ था। कहीं बूढ़ धस न मर गई तो कल आफत आ जाए। सिलिया बोली, ना जाने वह आएगी कि नहीं, मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा? सोना घर पाकर कोई लोटा थाली उठाकर ले जाएगा। डर किस बात का है, फिर रुक्मण तो आती ही होगी। सिलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली। प्रयाग हार की ओर चला गया। चरस की तंग तरंग में यह भजन गाता जाता था। ठगनी क्या नैना झमकावे, कद्दू काट मृदंग बनावे, नींबू काट मजीरा, 5 तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा, रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर रिझावे, गले डाल तुलसी की माला, तीनों लोक भरमावे। ठगनी सासा सिवान पर पहुंचते ही उसके सामने हार में किसी ने आग जलाई। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहां? अरे यह कौन आग जलाता है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आग्नेय जिहा से उतार दिया। अब प्रयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मड़ैया में आग लगना रुई के ढेर में आग लगना था। हवा चल रही थी। मड़ैया के चारों ओर एक एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर बिछी थी। रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिलने हुए दूसरे गांव के भी हार थी, वे भी जल उठेंगे। ओह, लपटें बढ़ती जा रही थी। अब विलंब करने का समय न था। प्रयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधे पर लोहबंद लाठी रखकर बेतहाशा मड़ैया की तरफ दौड़ा। मेड़ों से जाने में चक्कर था, इसलिए वह खेतों से ही होकर भागा जा रहा था। प्रति क्षण ज्वाला प्रचंडतर होती जा रही थी और प्रयाग के पांव और तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं, उसकी आंखें मड़ैया पर लगी थी। दाहिने बाएं से और कुछ न सूझता था। इसी एकाग्रता में उसके पैर में पर लगा दिए थे। न दम फूलता न पैर थकते। 3-4 फलांग उसने 2 मिनट में ही तय कर लिए और मड़ैया के पास जा पहुंचा। मड़ैया के आसपास कोई ना था। किसने यह कर्म किया है, ये सोचने का मौका ना था। उसे खोजने की तो बात ही और थी। प्रयाग को संदेह रुक्मिण पर हुआ, पर यह क्रोध का समय न था। ज्वालाएं कुचली बालकों की पाटी ठट्ठा मारती, धाकम धाकम करती, कभी दाहिनी ओर से लपकती, कभी बाईं ओर से। बस ऐसा मालूम होता कि लपट अब खेत तक पहुंचेगी, अब पहुंचेगी। मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्ण क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दूने वेग से लपकती थी। आग कैसे बुझे? लाठी से पीट कर बुझाने का समय ना था। वह तो निरा मूर्खता थी। फिर क्या था? फसल जल गई तो फिर किसी को मुंह ना दिखा सकेगा। गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने ज़्यादा नहीं सोचा, गवारों को सोचना नहीं आता। प्रयाग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मड़ैया को अपनी लाठी से उठाया और फिर उसे सिर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान न था। एक बार एक मुट्ठा अलग होकर उसके हाथ पर गिरा, सारा हाथ बन गया, पर उसके पांव पल भी नहीं रुके। हाथ में जरा सा भी हिचक न हुई। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। प्रयाग की ओर से अब कोई शंका न थी। अगर भय था तो यह कि मड़ैया का वह केंद्र
भाग जहाँ लाठी का कुंदरा डालकर प्रयाग ने उसे उठाया था न जल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी। प्रयाग यह जानता था और हवा की चाल से उड़ा चला जाता था। 4 फलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए प्रयाग के सिर पर खेल रही थी और गांव की फसल पर। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछा कर हो गया है और दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग रहा है। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। 1 फरलांग तो और निकल गया। प्रयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरी फरलांग भी पूरा हो गया। देखना, प्रयाग 2 फरलांग की और कसर है। पाँव जरा भी सुस्त न हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंच गई और तुम्हारे जीवन का अंत है। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी। तुम्हें अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत और रह गए। सर्वनाश! लाठी का कुंदा निकल गया। मड़ैया नीचे खिसक रही थी। अब कोई आशा नहीं। प्रयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा था। वह किनारे के खेत तक आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड और मामला है। विजय के द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नरक है। मगर मड़ैया खिसकती हुई प्रयाग का सिर पर आ पहुंची। वह अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उसे प्राणों का मोह नहीं। वह उसे जलती हुई आग सिर पर लिए भागा जा रहा है। वहां उसके पैर लटपटाए। अब यह क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने वृक्ष के नीचे से दौड़ती हुई प्रयाग के पास पहुंची। यह रुक्मिणी थी। उसने तुरंत प्रयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मड़ैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों में ले लिया। उसी दम प्रयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया था। रुक्मिणी उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के डांडे पर आ पहुंची, मगर इतनी दूरी में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी भी सुधि न थी कि मड़ैया के बाहर निकलने लगे। वह मड़ैया को लिए हुए गिर पड़ी। इसके बाद कुछ देर तक मड़ैया हिलती रही। रुक्मिणी हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मिणी ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर बाद प्रयाग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा और पैर से आग को हटाकर देखा। नीचे रुक्मिणी की अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और रोने लगा। प्रातःकाल गांव के लोग प्रयाग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं। कुछ तो आग ने जलाया और जो कुछ कसर थी वह शोकाग्नि ने पूरी कर दी थी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।